नमस्कार साथियों। अब तक हमने विशेषण का सामान्य परिचय, विशेषण की पारिभाषिक शब्दावली एवं विशेषण के मुख्य 5 प्रकारों के बारे में गहनता से एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन किया है। आज हम विशेषण की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात विशेषण के किन-किन अवस्थाओं में बाँटा गया है तथा इनके कैसे इसका रूप परिवर्तन होता है। अवस्था बदलते ही उसका कैसे उसके अंदर परिवर्तन आता है, उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो विशेषण की मूल रूप से 3 अवस्थाएँ होती हैं। मुख्य नंबर 1 है मूलावस्था, मूल अवस्था से बना मूलावस्था। दूसरी जो अवस्था है उसका नाम है उत्तरावस्था, उत्तरावस्था। और तीसरी इसकी जो अवस्था है वो है उत्तमावस्था। अर्थात मूल नाम है मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। उत्तम मतलब सर्वश्रेष्ठ, उत्तर यानी उससे भी ज़्यादा और मूल यानी मुख्य रूप से। अर्थात विशेषण की मूल रूप से 3 अवस्था में इसको विभाजित किया गया है। सबसे पहले जो अवस्था का नाम है मूलावस्था। मूलावस्था का मतलब है कि जो संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो इसकी विशेषताएँ हैं, उसमें अन्य से किसी का भी क्या नहीं किया जाता है, उसकी तुलना नहीं होती, यानी मूल रूप से। अर्थात मूल रूप ही इसमें प्रकट होता है। अर्थात किसी से भी एक संज्ञा या सर्वनाम की अन्य किसी से भी उसकी तुलना नहीं होती है। मूल रूप में ही वो विशेषण रहते हैं, तो उस अवस्था को कहते हैं मूलावस्था। अब मूल रूप से कैसे? कि जैसे एक है कि जैसे कि तान्या, तान्या होशियार हैं। अर्थात ये जो होशियार शब्द है, यानी ये मूल रूप में है। इसको किसी के साथ एक संज्ञा की, यानी उस विशेषण शब्द को एक संज्ञा से दूसरी संज्ञा में तुलना का कोई बोध नहीं होता है। वो केवल और केवल यानी एक मूल रूप में रहती हैं और संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताती हैं। जैसे तान्या सबसे होशियार हैं, जैसे ईमानदार हैं। तो ये ईमानदार अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि मूलावस्था में विशेषण है वो मूल रूप में ही रहता है, उसकी उस विशेषण की संज्ञा सर्वनाम में वो तुलना नहीं करता है। तो पहली हो गई कि मूलावस्था में विशेषण हमेशा मूल रूप में रहता है, वो एक संज्ञा की दूसरी संज्ञा से कोई उसकी तुलना नहीं की जाती है। फिर दूसरा है उत्तरावस्था। उत्तर इसमें क्या होती है, एक संज्ञा की दूसरी संज्ञा से तुलना की जाती है। अर्थात दो में तुलना होती है, दो संज्ञाओं में इसकी क्या होती है, तुलना होती है। और साथ में विभक्ति चिन्हों के रूप में एक से का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? से का। तथा साथ ही तर का भी प्रयोग हो सकता है। जैसे यहाँ पे इसी उदाहरण को हम लेते हैं कि तानिया होशियार हैं, तो जैसे मान लो तानिया अंजू से होशियार हैं। तो अर्थात यहाँ पे क्या हुआ कि ये होशियार जो विशेषण है, इस तानिया को क्या किया, उससे ज़्यादा उत्तर यानी उससे भी उच्चतर बताया है, उससे भी तर बताया है। जैसे जैसे मान लो सर्वोच्च, तो सर्वोत्तर, तो ये तर का प्रयोग हो गया, उच्चतर का प्रयोग हो गया। तो तर का प्रयोग होता है या से का प्रयोग होता है। जैसे कहा बालिकाओं से बालक क्या हैं, काम में होशियार हैं, तो ये काम में होशियार हो गए। या दौड़ने में ठीक हैं, तो ऐसे कहने का मतलब हुआ कि दो संज्ञाओं में तुलना की जाए और एक को क्या किया जाए, उससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ बताया जाता है। तो वहाँ पे क्या होगा, से ऊंचा बताया जाए, से ऊंचा यानी से उच्चतर या ऊंचा की क्या किया जाता है, बताया जाता है। तो पहला मूलावस्था में संज्ञा या सर्वनाम में जो विशेषण का प्रयोग होता है, उनकी विशेषता बताने वाले जो विशेषण होते हैं वो मूल रूप में रहते हैं। फिर दूसरा है उत्तरावस्था। दो संज्ञाओं के बीच में क्या है, जैसे यहाँ तान्या और अंजू के बीच में क्या की गई है, तुलना की गई है और तान्या को इस अंजू से क्या बताया गया है, होशियार बताया गया। तो एक संज्ञा को दूसरी संज्ञा से ऊंची बताई जाए, ऊंचा बताया जाए या उच्चतम बताया जाए, उच्चतर बताया जाए, तो से या तर का प्रयोग होता है, विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है। तो वहाँ पे होगी उत्तरावस्था। और तीसरी जो अवस्था है वो है उत्तम अवस्था।
तो इसमें भी तुलना होगी, दो संज्ञाओं के बीच में तुलना होगी, लेकिन एक को सर्वश्रेष्ठ बताया जाएगा या सर्वोच्च बताया जाएगा, सर्वश्रेष्ठ बताया जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगी, उत्तम अवस्था। जैसे जैसे मान लो क्या कि तान्या, यहाँ यहाँ क्या किया गया कि तान्या को अंजू से श्रेष्ठ बताया गया है, होशियार बताया गया है, ईमानदार बताया गया है। लेकिन उत्तम अवस्था में क्या होगा, इसमें सबसे का प्रयोग होगा, जैसे यहाँ से का प्रयोग हुआ, यहाँ सबसे का प्रयोग या तम का प्रयोग है, सर्वोत्तम का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ तर और से हैं तो यहाँ सबसे या तम का प्रयोग होगा। जैसे कैसे कि भी तान्या कक्षा में सबसे होशियार हैं या सर्वोत्तम है, तो तम का, तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन तीन अवस्थाओं में विशेषण को बांटा गया है। मूला अवस्था में जो विशेषण है मूल रूप में रहेगा, जैसे होशियार हैं, ईमानदार हैं, चालाक हैं, बदमाश हैं, तो वो मूल रूप में। फिर दूसरा है उत्तम अवस्था, एक संज्ञा की दूसरी संज्ञा से तुलना की जाती है और इसमें से विभक्ति चिन्ह या विशेषण शब्दों के पीछे तर का प्रयोग होता है। जैसे वो उस उच्चतर हैं, से ऊंची हैं, से होशियार हैं, से बेईमान हैं, से चालाक हैं, तो ये से के साथ उसका इन विभक्ति चिन्हों का विशेषण के साथ प्रयोग होता है। तीसरी उत्तम, उत्तम यानी सर्वोच्च, अर्थात दो संज्ञाओं के बीच में तुलना यहाँ पर भी होगी, लेकिन एक संज्ञा को सर्वोच्च बताया जाएगा, अर्थात वो कक्षा में सबसे होशियार है, वो सर्वोत्तम है, वो सबसे चालाक हैं, तो से या से का प्रयोग से सबसे यानी सब में से सर्वोच्च का प्रयोग किया जाता है, सबसे ऊंचा या सर्वोत्तम यानी उच्चतम का प्रयोग होता है। तो हमने विशेषण की तीन अवस्थाओं के बारे में हमने चर्चाएं की। साथ ही हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित एक और हमारा प्रश्न जो बनता है कि एक विशेषण यानी जैसे मान लो विशेषण है, कभी कभी क्या होता है कि या सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम के पहले भी विशेषण लग जाता है और कभी कभी संज्ञा या सर्वनाम के बाद में विशेषण लगता है। कभी कभी जैसे अभी हमने एक उदाहरण पढ़ा कि तान्या होशियार है, तो संज्ञा या सर्वनाम के बाद में विशेषण आया है। तो कभी पहले विशेषण आता है, कभी संज्ञा या सर्वनाम के बाद में विशेषण आता है। तो दोनों को अलग अलग रूपों में हम क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है। जो संज्ञा या सर्वनाम के पहले विशेषण आया, अगर उससे पहले का प्रयोग हो गया तो उसको कहेंगे उद्देश्य विशेषण, अर्थात उस विशेषण का एक अन्य नाम भी हमारी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि ये कौन सा विशेषण है, विशेषण का कौन सा रूप है, उद्देश्य विशेषण। और संज्ञा या सर्वनाम के अगर बाद में आ रहा है विशेषण तो उसको कहेंगे विधेय विशेषण। अब ये उद्देश्य विशेषण क्या है या विधेय विशेषण क्या है, तो उससे पहले हमें उद्देश्य और विशेष विधेय के बारे में समझना होगा। जब वाक्य के प्रकार पढ़ेंगे, वाक्य के अंग पढ़ेंगे, तो वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य और एक होता है विधेय। उद्देश्य अर्थात वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए, और विधेय उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए। जब हम इसके कालांश को पढ़ेंगे वाक्य के बारे में तो इसको विस्तृत पढ़ेंगे, लेकिन हमें यहाँ ये उद्देश्य विशेषण क्या है और विधेय विशेषण क्या है। तो जब जैसे एक वाक्य है कि बुद्धिमान बालक धार्मिक पुस्तक पढ़ता है। एक वाक्य मैंने लिखा कि बुद्धिमान बालक धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है, तो ये बालक जो है संज्ञा, अब बालक से पहले कौन आया, बुद्धिमान, तो अर्थात बालक से जो पहले अर्थात संज्ञा से अगर पहले जो भी अगर विशेषण आता है तो उसको कहेंगे उद्देश्य विशेषण, अर्थात उससे पहले वाले को। तो इससे पहले आए संज्ञा सना तो उसको उद्देश्य विशेषण। अब जैसे धार्मिक पुस्तकें, पुस्तक की विशेषताएं, ये भी उससे पहले आए, लेकिन मान लो कभी कभी जैसे ये पुस्तक की विशेषता है कि धार्मिक पुस्तक है, तो यहाँ पर ये इसका ये भी एक क्या है, ये उद्देश्य विशेषण है। लेकिन अगर मान लो कहा कि बुद्धिमान बालक होशियार हैं या चालाक हैं, तो ये होशियार क्या हुआ, बालक के बाद में आया, तो कहने का मतलब हुआ कि ये भी इसकी विशेषता है, ये भी इसकी विशेषता है, और बुद्धिमान भी बालक की विशेषता, लेकिन बालक के बाद में होशियार का प्रयोग हुआ और बालक से पहले बुद्धिमान का प्रयोग हुआ। तो कहने का मतलब हुआ
कि अगर संज्ञा या सर्वनाम के पहले अगर कोई विशेषण शब्दों का प्रयोग होता है तो उनको उद्देश्य विशेषण कहेंगे। अगर मान लो संज्ञा या सर्वनाम के बाद में विशेषणों का प्रयोग होता है तो उनको विधेय विशेषण कहेंगे। तो हमारा ये प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार अलग अलग परीक्षाओं में इससे प्रश्न बने हैं कि इसमें से विधेय विशेषण कौन सा है या निम्न प्रश्नों में से उद्देश्य विशेषण कौन सा है। तो हमें बस छोटी सी बात याद रखनी है कि अगर संज्ञा या सर्वनाम, हमने पहले भी पढ़ा है कि विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब संज्ञा या सर्वनाम से पहले अगर विशेषण आ रहा है तो वो उद्देश्य विशेषण होगा, और संज्ञा या सर्वनाम के बाद में विशेषण आ रहा है वो भी उस संज्ञा सर्वनाम की बताएगी, लेकिन उसके बाद में आ रहा है तो वो कहलाएगा विधेय विशेषण। अभी हमने इसको उदाहरण के माध्यम से बालक होशियार, तो होशियार बालक की विशेषता ये भी, और बुद्धिमान भी बालक की विशेषता, लेकिन ये पहले आया तो उद्देश्य और बाद में आया तो विधेय। तो आज का ये हमारा विशेषण का अंतिम कालांश, जिसमें हमने विशेषण की अवस्थाओं के बारे में और एक विशेषण का अन्य रूप अर्थात उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण के बारे में पढ़ा। अब तक हमने पूरे विशेषण के भिन्न भिन्न रूपों में उसकी परिभाषा, पारिभाषिक शब्दावली सारा अध्ययन किया है। अगर आपको कोई समस्या है तो ज़रूर हमें कमेंट्स करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास भेजें। धन्यवाद।